सभी साथियों को नमस्कार। रीट की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में मैं सुखदेव कंबोज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम था सजीव निर्जीव परिचय अंतर और लक्षण, जो आप देख सकते हैं पहला चैप्टर था। आज दूसरे चैप्टर आपका सिलेबस के हिसाब से सूक्ष्म जीव पर चर्चा करेंगे। अगर वो कल लेक्चर नहीं देखा तो आप वहां पर आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहां से भी आप क्लिक करके वो लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीवों में भी सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जीवाणु के बारे में बात करेंगे कि जीवाणु क्या होता है, ये कहाँ रहते हैं, क्या हमारे लिए लाभकारी इसकी उपयोग हैं और क्या अलाभकारी, क्योंकि सब पे क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए थोड़ी सी बैकग्राउंड जानते हैं कि जो अपना बैक्टीरिया आया कहाँ से, इसको खोजा किसने। सबसे पहले खोजकर्ता की बात करेंगे। अगर खोजकर्ता की मैं बात करूं तो सबसे पहले खोजा था हॉलैंड के एक वैज्ञानिक ने 1683 के अंदर। 1683 के अंदर हॉलैंड के जो वैज्ञानिक थे, एक दिन वो अपने टेबल पर बैठे हुए थे और अपने दांतों को खुरच रहे थे, और जैसे ही दांत की एक खुरचन या जिसको दांत की एक काई रूप में जम जाती है, उसको निकाल करके अपने ही द्वारा जो सूक्ष्मदर्शी उन्होंने बनाई थी उसके अंडर में रखा, तो उनको कुछ हिलते हुए जीव दिखाई दिए, उनको ही उन्होंने सूक्ष्म जीव नाम दिया। सूक्ष्म जीव नाम दिया। ये हॉलैंड के जो वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन लीवनहॉक। एंटोनी वॉन लीवनहॉक, इन्हीं को ही जीवाणु विज्ञान का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले कहानी वही स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने इनको सूक्ष्म जीव नाम दे दिया। अब बात करते हैं आगे। एक्चुअल में बैक्टीरिया नाम जो आया था, जीवाणु नाम दिया था, वो किसी और वैज्ञानिक ने दिया था, एरनबर्ग ने। 1829 में एरनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं आपको स्क्रीन पर दिखते जाएंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बात करेंगे, एक वैज्ञानिक और आए, उनका नाम था रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, जीवाणुओं का यानी बैक्टीरिया का कृत्रिम रूप से संवर्धन किया, यानी उनकी संख्या को पाल पोस करके बड़ा किया कृत्रिम रूप से। इनको बोलते हैं कृत्रिम संवर्धन। तो जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन करने वाले कौन थे, रॉबर्ट कोच थे। इसीलिए उनको क्या कहा गया, आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कहा गया। आधुनिक जीव विज्ञान का जनक जो है उनको कहा गया रॉबर्ट कोच को। अब इनके अंदर एक वैज्ञानिक और आकर के जुड़ते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई थी, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर का आपने नाम जरूर सुना होगा, इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। लुई पाश्चर ने क्या किया था, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। इन्होंने फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है उसकी खोज की थी। जैसे कि फर्मेंटेशन, आपका इडली डोसा जब आप बनाते हो या आप नान बनाते हो घर में, तो फर्मेंट होकर के जब आटा आपका दुगना हो जाता है अपनी संख्या में, वो बैक्टीरिया के कारण ही होता है, जीवाणु के कारण होता है। तो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया की खोज की थी लुई पाश्चर ने, इसीलिए इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों इनके खोजकर्ता की, बैक्टीरिया की। एक्चुअल में बैक्टीरिया होता क्या है, इनके क्या फीचर होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एकलर नाम के वैज्ञानिक हुए, शुरू में जब आए थे तब इन्होंने बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को क्या किया था, पादप जगत की श्रेणी के अंदर रखा गया था, थैलोफाइटा के अंडर में। लेकिन बाद में इनको अलग कर दिया गया और इनका एक स्पेशल अलग से किंगडम बनाया गया, जगत बनाया गया, वर्गीकरण किया गया इनको मोनेरा जगत के रूप में। मोनेरा जगत स्पेशली बैक्टीरिया का जगत है, और मोनेरा जगत के अंडर में ही सारे के सारे बैक्टीरिया को रखा जाता है, जीवाणुओं को रखा जाता है। जीवाणुओं के बारे में बात करूं थोड़ी सी और, तो जीवाणु क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवी होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं और एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव और कोशिका भी किस प्रकार की होती है, इनकी प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। दो टाइप की कोशिकाएं होती हैं, आगे पढ़ेंगे जब कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे तो इनकी प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका होती है और एक कोशिकीय ये जीव होते हैं। इनमें हरित लवक की उपस्थिति नहीं होती, हरित लवक इनमें अनुपस्थित होता है, इसलिए इनका आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये अपने नंगी आंखों से हम इनको नहीं देख सकते। इनका आकार की बात करूं तो 2 से 10 म्यू इनका आकार होता है। तो मोनेरा जगत के ये प्राणी होते हैं, सूक्ष्म जीव। इनके बारे में हमने बात कर ली, खोजकर्ता के बारे में बात कर ली। आप ध्यान से देखिए, जो स्क्रीन पर लिखा उनका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, आ चुके हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अब बात करेंगे जीवाणु की संरचना के बारे में। जीवाणु आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जीवाणु क्या होती है, प्रोकैरियोटिक
एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका होती है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका टाइप के जीवाणु जो होते हैं आपका एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनकी संरचना के बारे में बात करेंगे। इनकी संरचना दोस्तों कैप्सूल नुमा होती है। कैप्सूल के आकार की इनकी संरचना होती है और काफ़ी इनका जो है बाहरी वॉल जो है काफ़ी थिक होती है, यानी सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। इसके बाद आप बात करेंगे तो कैप्सूल नुमा आकृति के अंदर सबसे पहली आती है इनकी सेल वॉल आती है। कोशिका भित्ति बनी होती है, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी संरचना शो हो रही होगी। कोशिका भित्ति के बाद में आपका अंदर जैसे चलेंगे तो कोशिका झिल्ली आती है, जिसको आप इंग्लिश के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस कोशिका झिल्ली जो बनी होती है ये प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है। प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है इसकी कोशिका झिल्ली। उसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य भरा रहता है और जीव द्रव्य के अंदर जितने भी अनुवंशिक पदार्थ हैं वो यूं ही इधर उधर बिखरे रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक टाइप की है तो इस कारण से जीव द्रव्य के अंदर क्या नहीं होती है, इसके अंदर केंद्रकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है। इसके अंदर सत्य केंद्रक भी नहीं होता, जो मेन केंद्रक होता है वो भी नहीं होता है, लेकिन एक प्राथमिक प्रकार का केंद्रक जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं वो जरूर उपस्थित होता है। इसके अलावा आपका इसके अंदर गाल्जी काय भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता और रिक्तिका भी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें अनुपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरी कोशिकाओं से भिन्न होती है। इसके अलावा इसके अंदर रोम और कशाबिकाएं होती हैं, छोटे छोटे धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका क्या काम है, ये जो है इनको गमन करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में, प्रजनन करने में और इनको पोषण प्राप्त करने में इनकी सहायता करती हैं। तो ये बात कर ली हमने इसकी संरचना की। संरचना आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आप बार बार इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिए और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती हैं या अनुपस्थित होती हैं ये जरूर आप जान लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे पूछे जाते हैं। इसका MCQ भी अपने लेंगे, क्वेश्चन आंसर की, जैसे कल हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, आज भी क्वेश्चन आंसर जो है इसके हल करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से लेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि आकृति के आधार पर जीवाणुओं को किस किस प्रकार से बांटा जाता है और किस किस प्रकार के जीवाणु होते हैं। चलिए उस पर बात कर लेते हैं। आकृति के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण। जीवाणुओं की आकृति के आधार पर उनको 4 भागों के अंदर बांटा गया है दोस्तों। ये 4 भाग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं विद एग्जाम्पल। पहला भाग आता है आपका छड़ाकार या बैसिलिस टाइप का। इसके टाइप के जीवाणु क्या होते हैं, छड़नुमा आकार के होते हैं, बेलन की आकृति के होते हैं, इसलिए इनको इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, नाम दिया गया है छड़ाकार या बैसिलिस। इसके अलावा जो आपका गोलाकार या कोकस टाइप के जो होते हैं जीवाणु होते हैं आकृति के आधार पर, दूसरा नाम आता है गोलाकार या कोकस। इसमें जीवाणु एक बिंदु के रूप में या गोलाकार आकृति एक कोकस के रूप में जो होते हैं विद्यमान होते हैं। अब तीसरे प्रकार का आता है आपका कोमा आकार। अंग्रेजी का अक्षर जो आप अंग्रेजी में कोमा लगाते हो उस टाइप का होता है, उस आकृति का भी जीवाणु पाया जाता है, तो कोमा आकार में इसको व्यक्त किया गया है। और चौथा आता है आपका सर्पिलाकार। सर्पिलाकार सर्प के आकार की आकृति वाले बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के बैक्टीरिया को बांटा गया है किस आधार पर, आकृति के आधार पर जीवाणुओं को। तो जीवाणु क्या क्या हैं आपके एक एक एग्जाम्पल साथ में हैं। ये एग्जाम्पल भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे पूछे गए हैं कि सर्पिलाकार जीवाणुओं का निम्नलिखित में से क्या उदाहरण है। तो बैक्टीरिया के नाम आपको दे दिए, एग्जाम्पल के नेम तो आपको उसमें छाड़ना था। अब बात करेंगे, जैसे हमने बात करी कि बैक्टीरिया को यानी जीवाणु को शुरू में पादपों की श्रेणी के अंदर रखा गया था, लेकिन बाद में इनकी जो संरचना थी, इनकी जो फीचर थे, इनके ज़्यादा किससे मेच खाते थे, यानी कुछ पादपों से और कुछ जीव से, लेकिन इनको सूक्ष्म जीवों की श्रेणी के अंदर रखा गया और इनका एक अलग से ही क्या बनाया गया, जगत बनाया गया, जिसको मोनेरा जगत कहा जाता है। और मोनेरा जगत से इनका संबंध है और जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको मोनेरा जगत के अंदर रखा गया है। इसलिए मोनेरा जगत की चर्चा यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं मोनेरा जगत की। मोनेरा जगत के अंदर में 4 भाग आते हैं। पहला भाग जो आता है बात जीवाणुओं का। जीवाणु यानी बैक्टीरिया खुद को रखा गया है इसके अंदर, और इसका काफी सारे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। जैसे मान लो इसमें कुछ प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। वैसे इनको स्टार्टिंग के अंदर पादपों के साथ इसलिए रखा गया था क्योंकि इन्हीं प्रकाश संश्लेषी गुणों के कारण कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो क्योंकि पादप सारे क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, कल हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो इनमें पहला जो वर्गीकरण आया है मोनेरा जगत के अंदर में आता है जीवाणु। तो
लेकिन इनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण वाली प्रक्रिया पाई जाती है, क्योंकि हरित लवक उसके अंदर पाया जाता है यानी क्लोरोफिल पाया जाता है पौधों के अंदर, लेकिन इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि पौधों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल से क्या होता है, अलग होता है। तो बात कर ली हमने जीवाणुओं की। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है, मोनेरा जगत का जो दूसरा भाग है वो है आर्की बैक्टीरिया। आर्की मतलब होता है पुरातत्व यानी पुराना, आर्की बैक्टीरिया। ये यहाँ पे इसमें मेन बातें आपकी पूछी जाएंगी और वही हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्की बैक्टीरिया किस टाइप का होता है कि ये सबसे प्राचीनतम जीवित जीवाश्म इसको कहा जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्राचीनतम जीवित जीवाश्म का उदाहरण है, तो आपको चुनना होगा आर्की बैक्टीरिया। तो ये बात कर ली हमने आर्की बैक्टीरिया की मोनेरा जगत के अंडर में। अब तीसरे टाइप का जो बैक्टीरिया है वो होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये प्रकाश संश्लेषी टाइप का क्या होता है, जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण से ये अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण वाला जो रासायनिक पदार्थ है यानी हरित लवक जो है वो बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। इनको पृथ्वी का सफलतम जीवाधारियों का समूह कहा जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया, तो आपको चूज करना होगा साइनोबैक्टीरिया। तो याद रख जाएगा साइनोबैक्टीरिया। आप अपनी स्क्रीन पर साथ साथ में पूरा मटेरियल देख सकते हैं, लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इस प्रकार से टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा कवर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे थे। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी फ्रेम हुआ है कि किस बैक्टीरिया को नील हरित शैवाल कहा जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया को भी नील हरित शैवाल कहा जाता है। अब ये बात हो गई। अब बात करेंगे इसके चौथे पार्ट की, एक्टिनोमासाइटिस। इसका नाम है एक्टिनोमासाइटिस। एक्टिनोमासाइटिस इसका चौथा और अंतिम भाग है। इनको पहले कवकों के साथ में रखा गया था, यानी इनको कवक माना गया था, पादप जगत से इनका संबंध बताया गया था, लेकिन प्रोकैरियोटिक रासायनिक संगठन के कारण, इस प्रकार की कोशिका के रासायनिक संगठन के कारण इनको भी अब जीवाणुओं की श्रेणी के अंदर रखा गया है। तो हमने क्या देखा, मोनेरा जगत के अंदर 4 पार्ट हैं और मोनेरा जगत है क्या, जीवाणुओं की फैमिली है, यानी बैक्टीरिया का एक अलग जगत है जिसको नाम दिया गया है मोनेरा। मोनेरा के अंदर 4 पार्ट हमने डिस्कस किए, जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसाइटिस। तो ये 4 इसके अंदर भाग थे। इनके बारे में एक एक बात जिस पर क्वेश्चन बना हुआ है वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब आगे बात करेंगे जो जीवाणु हैं वो कहाँ पे रहते हैं। तो अगर हम रहने की बात करें तो जहां जहां भी जीवन संभव है, यानी पृथ्वी पर, आकाश पर, सागर में, आपके शरीर के अंदर, बाहर, यानी पूरे वातावरण में, हम यूं कहें कि हर जगह जीवाणुओं का वास होता है। जहां कहीं भी जीवन संभव है वहां बैक्टीरिया रह सकते हैं। कुछ पानी में रहते हैं, कुछ हमारे शरीर में रहते हैं, कुछ बाहरी वातावरण में रहते हैं, कुछ ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहते हैं, जो कुछ अनुपस्थिति में रहते हैं। बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया हैं। ये सारे बैक्टीरिया हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल पैदा करते हैं और प्ले करते हैं। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे कि ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी हैं या अलाभकारी हैं। सबसे पहले इनके लाभकारी गुण देखेंगे, फिर उनके बाद में अलाभकारी गुण देखेंगे, फिर चलेंगे MCQ पर। इसमें जो जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उन पर डिस्कस करेंगे, तब आपका टॉपिक ये कंप्लीट होता है। चलिए शुरू करते हैं लाभकारी गुण कि क्या क्या इनके लाभकारी गुण हैं, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि जीवाणुओं के लाभकारी प्रभाव क्या हैं, लाभकारी कारक क्या हैं, कि जीवाणु हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जीवाणु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जीवाणुओं के अंदर विखंडन द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से अपनी संख्या में वृद्धि करते जाते हैं। और नॉर्मली ये विखंडन की प्रक्रिया द्विखंडन द्वारा होती है, यानी डबल सिस्टम इनके अंदर होता है। तो हमने देख लिया बैक्टीरिया हर जगह है पूरे वातावरण के अंदर। अब बैक्टीरिया का हमें क्या लाभ है। बैक्टीरिया कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बैक्टीरिया जो है मौजूद रहता है। बैक्टीरिया पूरे जगत के अंदर 2 प्रकार का होता है, बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया। कुछ लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं और कुछ अलाभकारी होते हैं। अब जो लाभकारी बैक्टीरिया हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन के अंदर उनका क्या यूज है।
आप नॉर्मल से नॉर्मल जीवन में देखिए, आप दूध से जब दही जमता है वो भी बैक्टीरिया के कारण होता है, दही के अंदर भी बैक्टीरिया पाया जाता है, दूध के अंदर भी बैक्टीरिया पाया जाता है, हर चीज़ में बैक्टीरिया पाया जाता है। हमारी आहार नाल के अंदर भी बहुत सारा बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमें भोजन का पाचन करने में सहायता प्रदान करता है। अब बात करेंगे लाभकारी कारकों के बाद में, एक एक पॉइंट जिस पर आपका क्वेश्चन बनता है, वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे, मटेरियल आपको दिखता जाएगा। सबसे पहली बात करते हैं कि मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में बैक्टीरिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कौन कौन सा बैक्टीरिया सहायक है वो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप उनको नोट कर सकते हैं। तो बात करेंगे मिट्टी के अंदर जो वायु के कण होते हैं नीचे मिट्टी के, उनके अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, यानी जो बैक्टीरिया है वहाँ पे क्या करता है, किण्वन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है और नाइट्रोजन को बाई प्रोडक्ट के रूप में मिट्टी के अंदर ही छोड़ देता है, जो पौधों के लिए, हमारी वनस्पति के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। नाइट्रोजन हमारे पौधों के लिए बहुत मुख्य कारक है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का काम कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। इसी प्रकार में वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। सहायक बैक्टीरिया के नाम आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूध का पाश्चीकरण, लुई पाश्चर ने दूध की पाश्चीकरण की प्रक्रिया जो है इसको खोजा था। 2 टाइप की इसके अंदर प्रक्रिया होती है, जब एक हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है, एक लो टेम्परेचर पे किया जाता है। अभी बात करेंगे दूध के पाश्चीकरण में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। इसके बाद में क्या होता है, दूध को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। तो ये भी बात हो गई। अब इसके अलावा बैक्टीरिया और क्या क्या करता है, और चमड़े उद्योग में भी इसका काम आता है। चमड़ा जब खाल उतारी जाती है किसी पशु से, उसका आगे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उससे वसा और जो हमारे उसके बाल हैं वो भी बैक्टीरिया की मदद से ही अलग किए जाते हैं। तो चमड़ा उद्योग में इसका काम हो गया। उसी प्रक्रिया को चमड़ा कमाना कहते हैं, चमड़े की टैनिंग कहते हैं। तो ये चमड़ा उद्योग की बात हो गई। आगे बात करेंगे प्राणियों के अंदर, मैं बात कर चुका हूँ कि भोजन के पाचन में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे बैक्टीरिया भोजन को पचाने के अंदर जो है मदद करते हैं। तंबाकू उद्योग में, यानी तंबाकू से जब आपका जर्दा, बीड़ी वगैरह ये जो बाई प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें भी बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है। उसके परिपक्व में, यानी उसको पूरी तरह से तैयार करने में भी बैक्टीरिया का रोल होता है। तो तंबाकू उद्योग में भी बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है। अब बात करेंगे ई कोलाई। ई कोलाई नामक एक जीवाणु होता है जो डीएनए पुनर्योजन तकनीक के अंदर काम आता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ई कोलाई ये डीएनए पुनर्योजन में सहायक बैक्टीरिया का नाम कौन सा है? तो ई कोलाई नामक जो है वो जीवाणु है, ये आपको याद रखना है। रेशे उद्योग में रेशा प्राप्त करने में बैक्टीरिया का यूज होता है। शाकाहारी जो जीव हैं उसके अंदर सेल्यूलोज के पाचन में, सेल्यूलोज के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, सेल्यूलोज के पाचन में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। ये सारे यूज हैं बैक्टीरिया के लाभकारी। इसके बाद में कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हम बाहर फेंक देते हैं, उनका जो किण्वन प्रक्रिया होती है, यानी इनको क्षरण होता है उनका, वो भी बैक्टीरिया के कारण होता है। यानी बैक्टीरिया हमारी पृथ्वी पर अगर नहीं होगा तो जगह जगह कचरा फैला होगा, उनका कभी क्षरण नहीं हो पाएगा, वो कभी सड़ गल नहीं पाएंगे, यानी वो मिट्टी में नहीं मिल पाएंगे। ये सारा रोल बैक्टीरिया का ही है। तो बैक्टीरिया के बहुत सारे रोल हैं जो हमारे लिए लाभकारी हैं। ये बातें हमने कर ली जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाने वाली हैं। कुछ और बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब बात करेंगे कि कुछ अलाभकारी, कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। अलाभकारी कारक कौन से होते हैं, क्या हमें हानि पहुंचा सकता है बैक्टीरिया, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अच्छे बैक्टीरिया के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब कुछ अलाभकारी कारक भी इनके देखेंगे कि जीवाणु, कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे लिए अलाभकारी होते हैं, जिन पर आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अलाभकारी, अगर मैं पादप जगत की बात करूं तो उनमें भी क्या करते हैं, जीवाणु जनित रोग पैदा होते हैं। और मानव की बात करूं, प्राणियों की बात करूं, उसके लिए भी क्या होते हैं, आपके रोग पैदा करते हैं बैक्टीरिया। जैसे आपकी गले में खराश आना, फेफड़ों में संक्रमण, किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन, ये सब बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए टू द पॉइंट बात करेंगे। आपको स्क्रीन पर मटेरियल दिखता जाएगा, हम साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। मानव के अंदर कुछ जीवाणु जनित रोग होते हैं, मेन रोग जो आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले रोग के बारे में बात करेंगे जो जीवाणु जनित है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, वो है टिटनेस। टिटनेस जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, जीवाणु जनित रोग है। और टिटनेस कौन से जीवाणु के कारण होता है? टिटनेस के लिए निम्नलिखित जीवाणु कारक है,
यानी कौन सा जीवाणु इसके लिए उत्तरदायी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पहले भी पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बात करेंगे टिटनेस की। टिटनेस के लिए जो जीवाणु है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। अब जो जितने भी अपने रोगों की बात करेंगे, इसका जो जीवाणु है आपको रटने नहीं है, आपको सिंपली पता लग जाएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इसका हिंट मिल जाएगा। जैसे क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के अंदर टिटेनी आता है, टिटेनी टिटनेस से जुड़ा हुआ शब्द है। तो टिटनेस के लिए कौन सा जीवाणु है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगले जीवाणु की बात करते हैं हैजा। हैजा जिसको कॉलेरा भी कहते हैं, और कॉलेरा नाम कहाँ से पड़ा है? इसके लिए जो उत्तरदायी जीवाणु है उसके नाम से ही पड़ा है। कैसे? कॉलेरा हैजा। हैजा के लिए जीवाणु कौन सा है? विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा। कॉलेरा इंग्लिश में बोलते हैं हैजा को, ये आपको याद रखना है। तो कॉलेरा नामक ये वाला जीवाणु है, उसके कारण क्या होता है? हैजा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे किसी और रोग की बात करते हैं, टाइफाइड, जिसको आपको टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बोल देते हैं, टाइफाइड हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। तो इसमें भी आपको टाइफाइड से जोड़ करके देखना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा संकेत आपको मिलना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया में होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। तो इसमें भी डिप्थीरी आ गया, तो डिप्थीरिया के लिए उत्तरदायी ये हो जाएगा जीवाणु। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे एक प्लेग की, जो काफ़ी पहले महामारी हुआ करती थी। प्लेग में भी पास्चुरेला पेस्टिस, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन पै से प्लेग, पै से पेस्टिस, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। पास्चुरेला पेस्टिस जो जीवाणु है वो प्लेग के लिए उत्तरदायी है। आगे बात करेंगे काली खांसी की। काली खांसी के लिए हीमोफिलिस पर्टुसिस। हीमोफिलिस पर्टुसिस ये जीवाणु आपको याद रखने हैं। कुछ अलग से जीवाणु है, थोड़े से उनको आपको याद रखना पड़ेगा। निमोनिया की अगेन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। निमोनिया का जो जीवाणु है वो है डिप्लोफोकस निमोनी। डिप्लोफोकस निमोनी। तो निमोनी इसके अंदर आ गया, तो निमोनिया के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दो रोग और देखते हैं। कोड हो जाता है तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण कोड होता है। जैसे कोड होता है तो हम क्या कर देते हैं? उस पर लेप कर देते हैं। तो लेप्री इसके अंत में आता है, तो लेप्री से आप जोड़ करके कोड को याद रख सकते हैं। अब बात करेंगे गोनोरिया। गोनोरिया एक मूत्र रोग है। गोनोरिया मूत्र मार्ग रोग बनता है आपका। उसके लिए नाइजोरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु जो है ये उत्तरदायी है। तो गोनोरिया, इसमें भी गोनोरिया दोनों मिक्स, मतलब आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। कुछ और जीवाणु हैं, कुछ और रोग हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उनको याद कीजिए, उनको अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि उन पर भी क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं। अब बात करेंगे पादपों के बारे में। पादप के अंदर भी जीवाणु जनित रोग हो जाते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मानव के अंदर जीवाणु जनित रोगों की हम चर्चा कर चुके हैं। आगे और विस्तार से कभी पढ़ेंगे इसको, मानव रोग जब हमारा चैप्टर आएगा उसके अंदर। लेकिन जीवाणुओं के संदर्भ में हम पढ़ चुके हैं कि मानव में कौन कौन से जीवाणु जनित रोग हैं। अब बात करेंगे कि वो उसके अलाभकारी तत्व हैं। अभी अलाभकारी तत्व जीवाणु के पादपों के अंदर भी देखे जाते हैं। पादपों में भी ये कुछ रोग पैदा करते हैं। तो कुछ मेन रोग हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे, कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपको वो सारे ध्यान रखने हैं, क्योंकि पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करेंगे आलू का शैथिल रोग के बारे में। आलू का शैथिल रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु जो है वो है स्यूडोमोनास सोलनेसिरम। स्यूडोमोनास सोलनेसिरम के कारण क्या होता है? आलू का शैथिल रोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका? ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। कॉटन जो आपका कपास के अंदर जो आपका ये रोग होता है, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ये किसके कारण होता है? इसके लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? जैंथोमोनास। जैंथोमोनास नामक जो जीवाणु है उसके लिए उत्तरदायी है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। अब तीसरे रोग की बात करेंगे। धान में अंगमारी रोग बढ़ जाता है। धान में अंगमारी रोग बढ़ जाता है। इसमें अगेन जैंथोमोनास ओराइजी। जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु के कारण ये होता है। आगे बात करेंगे साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर भी एक पादपों के अंदर रोग होता है, जो जैंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। ये नामक जीवाणु इसके लिए उत्तरदायी होता है। गेहूं के अंदर एक टुंडू रोग हो जाता है। गेहूं के टुंडू रोग के कारण ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी। कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी नामक जीवाणु इसके लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको रीट नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी।
स्पेशली बनाई गई है, स्पेशल बैच चल रहा है, तो वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। सिलेबस वाइज पूरा का पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को हम MCQ के रूप में जल्द ही देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।